हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे ना देखिए आपकी यूनिट सेकंड चल रही थी, जिसमें हमने कवर करा था लास्ट वीडियो में कोगुलेंट के बारे में कि कोगुलेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पूरी फार्माकोलॉजी आपने यहाँ पे कवर करी थी। आज यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो है एंटीकोगुलेंट। कि एंटीकोगुलेंट क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, पूरी फार्माकोलॉजी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा देखिए अदर जो सब्जेक्ट है, इसके आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, आपकी मेडिकेम है, यूरिस्प्रूडेंस है, कोगनोसी है। तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं। आप उनकी जो सारी जो प्लेलिस्ट है उनको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो सारे लेक्चर्स हैं पिछले, उनको भी आप सीरीज वाइज ही देखते हैं ना। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा गया है एंटीकोगुलेंट। तो ये एक बार देखिए 7 मार्च में यहाँ पे आया था, 2022-2023 में ये आया था कि क्वेश्चन है देखिए, क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट एंड डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ हेपेरिन। यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन पूछा है और हेपेरिन का ना पूरा यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन एंड यूज पूछे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ना ये 7 मार्च में क्वेश्चन बना है। एंड एक बार ना शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना था और कैसे पूछा है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। कि एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इज बेटर देन हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन, जस्टिफाई। मतलब कि यहाँ पे ये बताना है कि जो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन टू हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन। तो उसको ना आपने जस्टिफाई करना है, रीज़न बताना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो देखने वाले हैं इसके बारे में। बाकी यहाँ पे जो ये हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे आपने डाउनलोड करना है अगर आपको समझ नहीं आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक आपका एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना पिछली जो वीडियो थी ना कोगुलेंट्स की, उसको तो ज़रूरी देख लेना ताकि आपको यहाँ पे ना ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए वर्ड को सिंपल ब्रेक करना है, एंटी प्लस कोगुलेंट्स। एंटी बोले तो अपोज करना, उसके अगेंस्ट। एंड कोगुलेंट्स बोले तो कोगुलेशन, यानी कि ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो कोगुलेशन को नहीं होने देती हैं या कोगुलेशन को रोक देती हैं, वो हमारी एंटी कोगुलेंट कही जाती हैं। अब देखिए थोड़ा सा ना आप कंडीशन समझो कि कब इनको हम यूज़ करेंगे। देखिए हम जब भी कोई काम करते हैं, कई बार हमारी इंजरी हो जाती है, कट जाते हैं हाथ पाँव या एक्सीडेंट हो जाता है, तो नेचुरली हमारी बॉडी में ना कोगुलेशन होने लग जाता है, जो कि अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो। अब इन दवाइयों की क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि फालतू में हमने ब्लड को बहने देना है? नहीं, हमने यहाँ पे ना ये इसलिए दवाइयाँ बनाई हैं, आप कंडीशन समझो कि नॉर्मली देखिए इस केस में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड बह रहा है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे इंजरी नहीं हुई है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी जब हम कोई फैटी कोई चीज़ें खाते हैं, फालतू की चीज़ें खाते हैं, कई बार ना उनका क्या होता है ना, वहाँ पे प्लेटलेट खुद ब खुद वहाँ पे ना इकट्ठी हो जाती हैं और प्लेक बना लेती हैं। मतलब कि इंजरी भी नहीं हुई है और फिर भी हमारी ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ना उनकी क्लोटिंग होने लग रही है। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। देखिए हमारा ब्लड यहाँ पे बह रहा है, अगर इसके बीच में कोई चीज़ आएगी, रुकावट यहाँ पे आएगी, यानी कि ब्लड कम बहेगा, मतलब कि जो ब्लड की जो हमको रिक्वायरमेंट है सेल्स को, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। उसके साथ साथ ऑक्सीजन कम कम यहाँ पे जाएगी, मतलब कि हमारी बॉडी यहाँ पे वीक होने लग जाएगी, उसकी जो वर्किंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है। एंड इसके साथ साथ होता क्या है, अगर यही चीज़ अगर आपके हार्ट में हो जाती है, वहाँ पे उसकी कोई भी कैपिलरी वगैरह, कोई वॉल्व वगैरह में अगर ये आपका प्लेग फंस जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। एंड कई बार ये ब्रेन स्ट्रोक का भी रीज़न बनता है। तो कंडीशन समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है फालतू में, फालतू यानी कि मतलब हम हमारी कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, ब्लड यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारा ब्लड फॉर्मेशन सॉरी प्लेग फॉर्मेशन ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तब हमने देने होते हैं एंटी कोगुलेंट। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को कि दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल। यानी कि ये ऐसी ड्रग हैं जो कोगुलेशन को रोकती हैं और जो थ्रोम्बस जो बनता है, मतलब कि जो प्लेक जो बनता है, उसको नहीं बनने देती हैं। सिंपल दिखा रखा है, आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मैंने दिखा रखी हैं। इसमें देखिए ना रेड कलर में ना ये इकट्ठा हो गई हैं आपकी सारी प्लेटलेट वगैरह, थ्रोम्बस यहाँ पे बन गया है। अब ब्लड के बहने में दिक्कत होगी, तो यही जो प्लेग जो बन रहा है ना, इसी को नहीं बनने देने के लिए ना हमने इन मेडिसिन का यूज़ करना होता है। तो ये है आपकी एंटी कोगुलेंट ड्रग। अगर इनका ना ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है ना, आपका ब्लड बहुत पतला हो जाता है और बाई चांस अगर इंजरी होगी तो ब्लड को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ना बहुत ही सावधानी से डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ली जाती हैं।
क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे एक और मैंने चीज़ हाईलाइट कर रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान देना है कि दे डू नॉट डिजॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट बट आर यूज्ड टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। कि जो हमारी मेडिसिन है वो उन सभी क्लॉट को डिजॉल्व नहीं करती जो पहले से बन गया है। सपोज करो कि हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे ना मेडिसिन के लेने से पहले ही अब क्लॉट यहाँ पे बना हुआ है, पहले से प्लेग का फॉर्मेशन हो रखा है, तो उसको ना ये डिजोल्व नहीं करेगा भाई, उसका यहाँ पे बिल्कुल असर नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका काम सिर्फ ये होता है कि आगे जो भी अदर बनने वाले थे ना, प्लेग का फॉर्मेशन आगे जो भी होने वाला था तो उसको नहीं होने देगा। लेकिन हाँ, जो बन चुका है, पहले से बना हुआ है, उसमें बिल्कुल भी इसका रोल नहीं है। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। इसका जो काम करेगा ना, पहले से बने बनाए जो क्लॉट को अगर ब्रेक डाउन करने का जो काम करेगा ना, वो आपकी एक न्यू कैटेगरी के ड्रग होंगे, उन्हीं को हम फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं। फिब्रिनो बोले तो फिब्रिन, लाइटिक बोले तो ब्रेक डाउन करना, लाइसिस करना। तो ऐसी ड्रग जो कि फिब्रिन यानी कि जो यहाँ पर क्लॉट बना होता है उसकी लाइसिस करती हैं, उनको हम फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटीकोगुलेंट में। क्लियर हो गया। ये न्यू क्लॉट को नहीं बनने देती, एंड जो पुराना जो पहले से बना क्लॉट है या कोगुलेशन जो हो रखा है उसमें इसका कुछ भी रोल नहीं होता। क्लियर हुआ। एंड लास्ट में पॉइंट लिखा है कि दिस ड्रग डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर वैस्कुलर प्रॉब्लम। अगर आप इनको ले लेते हैं तो हार्ट अटैक की जो मतलब कि चांसेस होते हैं, स्ट्रोक की जो चांसेस होते हैं वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ये है इसका इंट्रो एंटीकोगुलेंट का। अब उसके बाद मैंने देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि क्लासीफाई एंटीकोगुलेंट एंड फार्माकोलॉजी बतानी थी हेपरिन की। तो हेपरिन को तो हम देखेंगे, साथ के साथ में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ड्रग होती है, वो है वारफेरिन। अगर हेपरिन नहीं आता है ना तो कई बार वारफेरिन को पूछ लेते हैं। वारफेरिन को ना मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपने हेडिंग डालनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, इंजेक्टेबल यानी कि जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू, आईवी रूट के थ्रू देते हैं। दूसरा ओरल यानी कि ओरली जो मेडिसिन यानी कि टैबलेट के रूप में ये दी जाती हैं। तो इंजेक्टेबल में आते हैं आपके हेपेरिन, लेपेरिडिन एंड एनिक्रोड। तो यहाँ पे हेपेरिन जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ओरल को ना फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि वो कहाँ से डेराइव हुए हैं, कहाँ से सिंथेसाइज हुए हैं। तो एक है कोमेरिन डेरिवेटिव जो कोमेरिन से डेराइव होते हैं, एक है इंडेंट डियोन डेरिवेटिव जो इंडेंट डियोन से डेराइव होते हैं। तो कोमेरिन से डेराइव होने वाले हैं वारफेरिन, एक्टिनोकोमेरिन एंड बिस हाइड्रोक्सीकोमेरिन एंड इथाइल विस कोमा एसीटेट। तो ये है कोमेरिन के डेरिवेटिव। एंड दूसरे हैं इंडेंट डियोन के डेरिवेटिव, जैसे कि फेनिन डियोन है और एनिसिन डियोन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वारफेरिन की फार्माकोलॉजी आ जाती है एंड हेपेरिन की आ जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेम यही जो है कॉन्सेप्ट आपका मेडिसिन केमिस्ट्री में भी है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि ये जो है वारफेरिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हेपरिन नहीं दिया है केमिस्ट्री में यानी कि मेडिकेम में, लेकिन कोलोजी में हेपरिन पूछा गया है। तो हम दोनों को यहाँ पर अच्छे से कवर करते हैं। पहले समझते हैं कि इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एंटीकोगुलेंट जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू पेरेंट्रल रूट से हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, उनको हम इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट कहेंगे। तो दीज एंटीकोगुलेंट्स आर इंजेक्टेड बाय पेरेंट्रल रूट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में फार्माकोलॉजी के बारे में, हेपरिन की पूरी फार्माकोलॉजी की, वो कैसे काम करता है, उसकी काइनेटिक क्या है, यूजेस क्या है, एडीआर वगैरह क्या है। तो यहाँ पे देखिए हेपरिन जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट होता है। ये नेचुरली हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। जो हमारी मास्ट सेल होती हैं, बेसोफिल जो होती हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम इसको सिंथेसाइज करें तो सिंथेटिकली ये जो ना हेपरिन सोडियम के रूप में अवेलेबल होता है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले देखिए आपको इतनी तो चीज़ याद होगी कि ये जो है ना ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देगा, है ना, क्योंकि हम एंटीकोगुलेंट नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बाकी कोगुलेशन होता कैसे है, जो कि आपने पिछले वीडियो में जरूर से समझ लिया होगा, थोड़ा सा रिकॉल यानी कि कनेक्ट करना होगा कि यहाँ पे ना कई सारे आपके ना कोगुलेटिंग फैक्टर थे। यहाँ पे 12 फैक्टर थे जो कि लास्ट में जाकर के इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। तो ये सारे ना को फैक्टर हैं, या तो फैक्टर हैं जो कि मतलब क्लोटिंग में रोल निभाते हैं। अब हेपरिन क्या करेगा ना कहीं इन्हीं जो फैक्टर्स हैं ना उनको इनएक्टिवेट कर देगा, ताकि ये जो है ना अपना काम नहीं कर सकें क्लोटिंग होने में। तो उसी तरीके से इसकी फार्माकोलॉजी बन जाएगी। तो सिंपल देखिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हेपरिन वर्क्स बाय बाइंडिंग विथ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, कि एक हमारा केमिकल है जो कि ब्लड में पाया जाता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। तो सिंपली ना हेपरिन उसके साथ बाइंड होगा। मतलब कि हमने बोला कि हेपरिन जो है वो एंटी थ्रोम्बिन जो थर्ड जो है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
ठीक है जी, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया एंड यही जो हेपरिन है ना, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा एंटी थ्रोम्बिन 30 की एक्टिविटी को। अब ये एंटी थ्रोम्बिन जिसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि एंटी बोले तो अपोज करना, थ्रोम्बिन बोले तो थ्रोम्बिन को, यानी कि एक ऐसा केमिकल जो कि थ्रोम्बिन के अगेंस्ट काम करता है। अब थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन जो है ना आपका फैक्टर नंबर 2 की एक्टिव फॉर्म थी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म थी थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन को ही ये आपका मतलब कि अपोज करेगा, उसको ही नहीं बनने देगा, मतलब कि आगे की प्रोसेस आपकी यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो ये है हेपरिन का काम, ये बाइंड करके काम करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 से। एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 इसके साथ साथ अदर कई भी और भी फैक्टर को यहाँ पे ये इनएक्टिवेट कर देता है। तो देखिए सिंपल कैसे लिखना है कि हेपरिन वर्क्स बाय बाइंडिंग विद एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। तो हेपरिन इससे बाइंड होता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब काम होता है एंटी थ्रोम्बिन का स्टार्ट। तो एंटी थ्रोम्बिन क्या करता है? ये फर्दर जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाता है कई सारे फैक्टरों के साथ में, जो कि उनकी एक्टिव फॉर्म जो होती है, जिसकी फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 2 एंड 9, 11, 12, 13, तो जो भी उनकी एक्टिव जो फॉर्म होती है उनके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ना उनको ये इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे वो इनएक्टिवेट होंगे, मतलब कि इन फैक्टरों के बिना तो भाई क्लोटिंग हो ही नहीं सकती। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है फैक्टर नंबर आपका, ये जो आपको दिखा रखा है 10, जो कि आपका सेंटर में होता था, आपको अगर याद आया हो तो फैक्टर नंबर 10 अगर नहीं बना, मतलब कि आगे की सारी प्रोसेस ही रुक गई। इसके अलावा और भी कई शुरू के फैक्टर को भी ये रोक रहा है, तो उसके साथ साथ ये पूरी जो है आपकी क्लोटिंग को रोक देता है। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो इसको ना हम आईवी रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं, इसको हम ओरली नहीं देंगे क्योंकि ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। मेटाबोलाइज होता है लिवर के द्वारा, और ये जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लो मोलिकुलर वेट हेपरिन इज बेटर देन हाई मोलिकुलर वेट हेपरिन, जस्टिफाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि अगर ये प्लेसेंटा को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है ना, साथ के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपका बीबीबी जो होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको भी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इसका ना मोलिकुलर वेट हाई होता है। तो क्वेश्चन में ना यही पूछा है कि कैसे कम मोलिकुलर वेट वाला हेपरिन ज़्यादा बेटर होता है हाई मोलिकुलर वेट वाले हेपरिन से। तो जो लो मोलिकुलर वेट वाला हेपरिन है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कि बेटर हो जाता है कि वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ईजिली प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है, एंड ये फर्दर जाकर के ब्लड मतलब कि ब्रेन में भी अपना असर ये दिखा पाता है। तो ये इसका थोड़ा बेनिफिट हो जाता है लो मोलिकुलर वेट वाले हेपरिन का। यही शॉर्ट में पूछा था वो जस्टिफाई करने को। क्लियर हो गया। एंड लास्ट में है एक्सक्रिएटेड बाय यूरिन, यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट होता है। बात करते हैं थेरापेटिक यूज़। तो यहाँ पे ये वही पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे आपका ब्लड कोगुलेशन ज़्यादा हो रहा हो या थ्रोम्बोसिस हो रही हो, उन्हीं में इसका हम यूज़ करेंगे। तो कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइन है, जो एंजाइन जो होती है चेस्ट पेन जो होता है कई बार थ्रोम्बस के बनने से होता है, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब है ब्लॉक हो जाना, यानी कि अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी या वगैरह ये ब्लॉक हो जाती है तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बस अगर बन जाता है आर्टरी में, वेन में, तो वेन में, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इन डायलिसिस, जो आपकी जो डायलिसिस बोलते हैं, जब किडनी फेल वगैरह हो जाती है तो वहाँ से कई सारी चीज़ें वेस्ट वगैरह निकालना होता है, तो तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये है इसके थेरापेटिक यूज़। अगर हम ADR की बात करें तो ये जो ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो करने लग जाता है, तो ये है सबसे पहले इसका ADR। एंड सेकंड है कैन कोज हेमोरेज। देखिए ये हमारा एंटी कोगुलेंट है, मतलब कि ब्लड को बहुत ही पतला कर रहा है। अगर बाई चांस कहीं से कट गया कोई पार्ट हमारी बॉडी का ना, तो हेमोरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये इसका ADR है। अगर आप हेपरिन को लगभग 6 मंथ तक अगर आप लगातार लेते हैं तो आपके हेयर भी लॉस हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये अभी जो है ना हमने सिंपल क्या कवर करा है, इंजेक्टेबल में हेपरिन को कवर करा है। अब सेकंड हम देखते हैं ओरल, जो आपके एंटीकोगुलेंट है उसमें कोमेरिन डेरिवेटिव, इंडेंटियोन डेरिवेटिव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वारफेरिन, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है कि आपके ओरल एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं। तो ऐसे एंटीकोगुलेंट जिनको आप ओरली यानी कि माउथ के थ्रू एंटर कराते हैं बॉडी में, वो आपके ओरल एंटीकोगुलेंट कहे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी कोमेरिन डेरिवेटिव। ऐसे एंटीकोगुलेंट जो कि कोमेरिन से डेराइव होते हैं तो हमारे कोमेरिन डेरिवेटिव कहे जाते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट वारफेरिन आता है, फिर एक्टिनोकोमेरिन है, और भी कई यहाँ पे अभी मैंने बताए थे। तो अब हम समझते हैं कि वारफेरिन कैसे काम करता है, पूरी फार्माकोलॉजी एंड पूरा सारा उसका ADR यूजेस वगैरह। तो वो मैंने ना ऑलरेडी पहले ही कवर कर रखा था, तो मैं यहाँ पे ना वीडियो में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो वारफेरिन हम सबसे पहले वही लिखना है कि ये हमारा एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, और ये जो है एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के का, या बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। कैसे नहीं बनने देगा और आखिर क्या रोल है विटामिन के का कोगुलेशन में, वो अभी हम इसके मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे।
तो देखिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि कैसे हमारा वारफेरिन काम करता है। तो देखिए आपने ये तो समझ लिया कि क्या काम करेगा, यानी कि ये ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देगा, और मैंने अभी ये भी आपको बताया था कि ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। तो आखिर मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर कोगुलेशन होता कैसे है, या फिर विटामिन के का रोल क्या है कोगुलेशन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने अगर कोगुलेशन का कैस्केड देखा हो या कोगुलेशन का पाथवे पढ़ा हो, तो वहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो पाथवे काम करते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 10 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 12 है, फैक्टर 2 है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स इनमें से ये जो है विटामिन के पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये विटामिन के की वजह से ही ये एक्टिवेट होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे ये पाथवे थोड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कि हमारा विटामिन के है, ये हमारा हाइड्रोक्यूनोन है। विटामिन के जो हाइड्रोक्यूनोन होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। इस तरफ विटामिन के है जो कि एपोक्साइड है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन के की, है दोनों विटामिन के ही। तो इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, एपोक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, जैसे कि हमारा रिडक्टेज, यानी कि ये जो है इस एपोक्साइड फॉर्म को रिड्यूस करके हाइड्रोक्यूनोन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब समझिए कि आखिर अब ये जो हमारा एक्टिव विटामिन के है, इसका रोल क्या है। जैसे ही ये हमारा विटामिन के जो है एक्टिव फॉर्म में अगर ये बनता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि डैश कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, या बोले तो सेकंड फैक्टर है, और एक फैक्टर हमारा 7 है, फैक्टर 6 है, और फैक्टर हमारा 10 है। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पहले, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, ये डिपेंड करता है विटामिन के पे। और जब विटामिन के मिलेगा यानी कि ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये हमारे जो इनएक्टिव फैक्टर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कोगुलेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे काम करने लग जाएंगे, हमारा कोगुलेशन यानी कि थ्रोम्बस या बोले तो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझें, यहाँ पे पहले हमारा इनएक्टिव विटामिन के था, वो एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही एक्टिव विटामिन के मिला, यहाँ पे ये हमारा एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ जो कि इन इनएक्टिव जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा वारफेरिन है, आखिर ये करेगा क्या, जो कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली जो ये एक एंजाइम था एपोक्साइड रिडक्टेज, जो कि ये हमारा विटामिन के को जो हमारा इनएक्टिव था उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो ये सिंपली यहाँ पे काम करेगा, और जैसे ही ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हुआ, यानी कि हमारा जो विटामिन के है वो एक्टिव ही नहीं होगा। जब विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी ये जो फैक्टर्स हैं वो भी इनएक्टिव ही रहेंगे, यानी कि कोगुलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो सिंपली यही दिखा रखा है कि वारफेरिन की ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी और इस एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो ये है मोड ऑफ एक्शन। मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक कि जो हमारा वारफेरिन जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कितनी हाफ लाइफ होती है। तो बात करते हैं जो वारफेरिन जो होता है ओरली हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये जो है जीआईटी यानी कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और हाफ लाइफ जो है इसकी 36 से 44 घंटे होती है। बोले तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 7 दिन तक रहता है। ये हो गया। इसके अलावा जो मेटाबोलाइज होता है ये लिवर के द्वारा होता है और एक्सक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा। तो सिंपली आपने बात लिखनी है। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो यूज़ है, जैसे कि पहले से हम पढ़ ही रहे हैं कि ये हमारा एंटी कोगुलेंट है, और जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है यानी कि वेन के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है तो उसको एक रोक देता है या फिर आगे नहीं होने देता है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, बोले तो हार्ट अटैक को भी ठीक करने का काम आता है। किस तरीके से, देखिए हार्ट अटैक होता कब है कि जब जो है हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें क्या है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक यानी कि या तो वो लिपिड वाला प्लेक हो या फिर थ्रोम्बस वाला प्लेक हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा इस मतलब हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो ये इन कंडीशन को भी ठीक करने के काम आता है।
ठीक है। लास्ट में बात करते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन सबसे जो मेन है वो है हीमोरेज। देखिए क्या हो कि जैसे कि हम यहाँ पे वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड को ना पतला करेगा, ये एज ए ब्लड थिनर काम करेगा, यानी कि कोगुलेशन को नहीं होने देगा, तो मतलब ब्लड को पतला कर रहा है। तो जब हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, सपोज़ करिए हमें कहीं गलती से इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारा ब्लड आसानी से रुकेगा नहीं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हमको हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा नोज़ वोमिटिंग, ये तो नॉर्मल ही होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डायरिया, फीवर, ये नॉर्मल है। इसके अलावा एक मेन और साइड इफेक्ट है, वो है हेयर लॉस, आपको हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ वारफेरिन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए लास्ट में आपकी एक और कैटेगरी यहाँ पे रह गई है। अभी हमने ना कोमरिन डेरिवेटिव का पूरा यहाँ पे फार्माकोलॉजी समझी है। सेम ऐसे ही ना अपने इंडेंडियोन डेरिवेटिव के बारे में बताना होगा, जिसमें दो आते हैं, फेनेंडियोन एंड एनिसिंडियोन। तो इंडेंडियोन डेरिवेटिव यानी कि ऐसे आपके कोई भी एंटीकोगुलेंट जो आपके इंडेंडियोन से डराइव हुए हों, तो उनको हम बोलते हैं इंडेंडियोन डेरिवेटिव एंटीकोगुलेंट। तो इनको भी आप ओरली ही देते हैं, माउथ के थ्रू ही इंजेक्ट कर मतलब कि एंटर कराते हैं। तो इसका एग्जांपल इसकी फेनिडियोन और एनिसिंडियोन। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन सेम ऐसा ही है जिसकी वॉरफेरिन का आपने देखा था। तो ये भी जो आपका एंजाइम होता है, विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम, तो सॉरी एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम, तो ये उसको जो है ना यहाँ पे ये मतलब कि ब्लॉक करके काम करता है। तो फेनिडियोन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग विटामिन के इनटू एक्टिव फॉर्म। तो अभी आपने सारा कुछ वहाँ पे समझ लिया होगा। तो सेम इसका मोड ऑफ एक्शन है, डिफरेंस ये है कि ये इंडेंडियोन से डेराइव है, वो आपके कोमेरिन से डेराइव है। क्लियर हो गया। और लास्ट में इसके ना थेरापेटिक यूज़ आपने लिख देना कि ये वही काम होगा सेम जिसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि अगर ब्लॉक हो जाती है आपकी पल्मोनरी तो ये उसको ठीक करेगा। एक आपकी डिसीज़ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट जो होता है ना, उसमें अगर कुछ चीज़ आ जाती है ना, तो आपकी जो मसल जो होती है हार्ट के मसल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और पूरी तरीके से ब्लड पंप नहीं हो पाता, उसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उसको ठीक करता है। सेरिब्रल एम्बोलिज्म, यानी कि अगर आपके ब्रेन वगैरह में कुछ मतलब कि क्लॉट वगैरह फंस जाता है, तो एम्बोलिज्म हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट में है ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस को ठीक करने में। तो यहाँ पे फाइनली इस तरीके से आपका एंटीकोगुलेंट वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे कवर कर लिया है हीमेटेनिक, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग को एक ही वीडियो में। फिर हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को कवर करके आपको सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।